नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक में आज हम लोग आदित्य एल1 के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो लाने में मैंने लेट कर दिया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। और ये जो था, मैं आदित्य एल1 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते इसके और जो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको मैंने डिटेल में समझाया था, इसलिए ये बनाने में भी लेक्चर थोड़ा देरी हो गई। लेकिन इसके बाद आप आदित्य एल1 से एक भी जो भी प्रश्न बनेगा आगे, और आदित्य एल1 के से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, वो आपका कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा ये जो पहला जो सौर मिशन है आदित्य एल1 के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसरो का आदित्य एल1 सौर मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने में एक बार फिर ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बार महत्वाकांक्षी आदित्य एल1 मिशन के साथ, जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। तो हाँ दोस्तों, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है, उसने इस बार अपना जो ध्यान है केंद्रित किया है सूर्य की ओर, और सूर्य का अध्ययन करने के लिए उसने आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया है। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब इसरो अपना सौर मिशन आदित्य एल1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो हाल ही में दोस्तों, जो मैंने लेक्चर भी बनाया था कि हमारा जो इसरो है उसने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया और सक्सेसफुली वो उसमें कामयाब भी हुआ। हमारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड हुआ और रोवर उसकी जानकारी भी निकाल रहा है। तो चलिए, अब आदित्य एल1 है जो ये भी 2 सितंबर को जो है इसने हमारे इसरो ने लॉन्च कर दिया है। ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक लॉन्च हो गया होगा। मैंने ये लेक्चर तैयार कर लिया था, लेकिन लॉन्च होने के बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगा, इसीलिए अब कुछ इसमें जो लिखा है वो बदल तो नहीं पाया, लेकिन कुछ जो जब आएगा वो मिस्टेक तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों, आदित्य एल1 जो सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है, इसके साथ इसरो ने पहले अंतरिक्ष वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन कहा है। ये क्योंकि दोस्तों एकदम स्वदेशी, बिल्कुल जो ये जो मिशन है स्वदेशी है, इसमें कोई विदेशी लोगों का ये नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। और ये जो हमारा जो सूर्य प्रणाली है उसका जो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है एल1 के चारों ओर प्रभा मंडल की कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी है। तो हमारा जो आदित्य एल1 जो सैटेलाइट है दोस्तों, जो मिशन है जो वो जाएगा, वो एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, एल1 बिंदु होता है, जिसे हलो बिंदु भी कहते हैं। वो एल1 पॉइंट में स्थापित होगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर होता है। वहाँ पे जा करके इसको स्थापित करेंगे और वहाँ से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और क्या होगा, ये सूर्य की जानकारी निकालेगा। तो चलिए, एल1 के लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि लैग्रेंजियन पॉइंट एल1 बिंदु होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, आते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे जो हमारे ब्रह्मांड में है टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। और लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। लैग्रेंजियन पॉइंट वही होते हैं कि देखिए दोस्तों, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन जब एक दूसरे से टकराते हैं, जब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे से टकराता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, एल पॉइंट कहते हैं या हलो पॉइंट कहते हैं। उसे एल पॉइंट कहते हैं या हलो पॉइंट कहते हैं। और ब्रह्मांड में ऐसे 5 पॉइंट मौजूद हैं, जो मैंने फिगर में भी बताया और मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल भी बताया कि, और टोटल जिसका नाम है एल1, एल2, एल3 और एल5 के नाम से जानते हैं। ये जो एल1 पॉइंट है जहाँ पे आदित्य एल1 को भेजा जाएगा, जहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो पृथ्वी से लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। और यहीं पे जब पृथ्वी से लॉन्च होगा, तो ये जो हमारा जो ये है आदित्य एल1 सैटेलाइट, वो एल1 पॉइंट पे ही स्थापित होगा। उसके बाद इसके अराउंड ही सूर्य के चक्कर लगाएगा और उसके कोरोना और क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर की जो जानकारी के लिए मॉड्यूल लगाए गए हैं, वो मॉड्यूल इसकी जानकारी निकालेगा। एल1 पॉइंट को एल पॉइंट, हलो पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि एल लैग्रेंजियन पॉइंट को, उसी को शॉर्ट में एल1 पॉइंट बोलते हैं, तो उसको हलो पॉइंट भी बोलते हैं। हम अपने मिशन आदित्य एल1 को एल1 ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। हमारा जो आदित्य एल1 मिशन है उसे मैं कहाँ स्थापित करेंगे, मैंने बताया कि एक ऐसा पूरे जो ब्रह्मांड में है टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जहाँ पे पृथ्वी और क्या बोलते हैं ये सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देते हैं, जहाँ पे टकराते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, उसको लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। टोटल 5 हैं। तो वही जो 5 में से जो एल1 पॉइंट है, वहाँ पे हम अपने आदित्य एल1 को स्थापित करेंगे। हमारे देखिए, इसका ग्रेविटेशनल पुल और इसका ग्रेविटेशनल पुल कहाँ है, एल1 पे कैंसिल हो जा रहा है। तो उसी एल1 जो पॉइंट है, वहीं पे आदित्य एल1 को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ से जब पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च होगा तो कहाँ पे जाएगा,
हाँ, तो 125 दिन टोटल लगेंगे समय। 125 दिन में L1 पॉइंट में जाके हमारा जो आदित्य L1 है वो स्थापित हो जाएगा। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से 125 दिनों में L1 ऑर्बिटर तक पहुंचाया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो मैंने बताया कि आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से पहुंचाया जाएगा कितने दिनों में? 125 दिनों में L1 ऑर्बिटर तक पहुंचाया जाएगा। ये जो L1 पॉइंट है वहां तक पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों आदित्य L1 मैंने बोला अब तो लॉन्च कर दिया गया होगा, क्योंकि आज तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 3 सितंबर है, लेकिन ये जो लॉन्च होना था आदित्य L1 को वो 2 सितंबर को ही लॉन्च होना था। तो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां पे सूर्य और पृथ्वी दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन स्थिति में रहता है। हाँ दोस्तों, तो मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट उसी को बोलते हैं जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और क्या बोलते हैं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से टकराता है और कैंसिल कर देता है। वहाँ पे जो क्या होता है हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों संतुलन में रहता है, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण संतुलन की वजह से यह विभिन्न वैज्ञानिक अवलोकनों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। हाँ दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण संतुलन की वजह से ये विभिन्न वैज्ञानिक अवलोकन यानी जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से और अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। तो चलिए अब इसरो ने अपना सौर मिशन लैग्रेंज पॉइंट पर ही क्यों भेजा, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम लोग लैग्रेंज पॉइंट पर पृथ्वी के वायुमंडल या दिन रात के चक्र से प्रभावित हुए बिना सूर्य या ब्रह्मांड का निरंतर दृश्य देखने के लिए और सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला को L1 के पास स्थित किया गया है। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने बताया कि ये जो है जो L1 पॉइंट होता है, लैग्रेंजियन जो पॉइंट होता है, वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है संतुलन में रहता है। और एक चीज और है, यहाँ पे दिन और रात चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और क्या बोलते हैं, और ये वायुमंडल में जो हमारा दिन रात होता है इसका प्रभाव ना पड़ते हुए ब्रह्मांड का निरंतर दृश्य देखने के लिए, ब्रह्मांड जो स्थान है वहाँ पे निरंतर हेलियोस्कोप जो होता है हम लोग का बड़ा बड़ा टेलीस्कोप, उसके देखने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह होती है। और इसीलिए ये जो हमारा जो हेलियोस्कोपिक वेधशाला को है वो L1 के पास से स्थित किया गया है। इसीलिए ये जो इसरो ने अपना जो लैग्रेंजियन पॉइंट पे भेजना ही सबसे सही माना जाता है, और जितने भी मिशन होते हैं वो लैग्रेंजियन पॉइंट के इर्द गिर्द ही भेजे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, मैं देखिए जैसे कि फिगर में मैं दिखाया है कि टोटल जो है 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, मतलब L1 पॉइंट होते हैं 5। तो L1 यहाँ पे है, L2 L3 L4 L5 जो होते हैं, जहाँ पे जो सूर्य जो है अपना क्या बोलते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे में संतुलन में होता है। तो देखिए कैसे कि हमारा ये 3 फेज में हमारा जो है ये आदित्य L1 और L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पे स्थापित होगा। देखिए अर्थ के ऑर्बिटर से जाएगा और ये टोटल कितना दूरी तय करेगा? टोटल 1.5 किलोमीटर दूरी है, और यहीं पे हमारा जो आदित्य L1 है वो स्थापित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 को भेजने का उद्देश्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जब सूर्य के कक्षा की ओर चारों ओर जब घूमेगा तो ये आदित्य L1 का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन। जो सूर्य का वायुमंडल जो है जिसमें क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना ये सब जो आता है, इसके बारे में अध्ययन करना इसका उद्देश्य होगा। क्रोमोस्फेरिक और कोरोना हीटिंग की स्टडी करना और फ्लेयर्स पर रिसर्च करना। जो फ्लेयर्स जो होते हैं, फ्लेयर्स जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर जो निकलता है, जो सोलर फ्लेयर जो निकलता है जिसे हम लोग जब पृथ्वी पे देखते हैं साउथ पोल पे तो उसे अरोरा बोरियलिस, और जो साउथ में होता है उसको अरोरा स्टेलियलिस बोलते हैं। वो जो सोलर फ्लेयर जो दिखता है वो उसका जो स्टडी होगा, जो फ्लेयर्स निकलते हैं उस पर रिसर्च करना भी आदित्य L1 का काम होगा। सौर कोरोना की भौतिक और इसका तापमान को मापना। हाँ, सौर कोरोना जो है, जो कोरोना है उसकी भौतिकी उसका फिजिकल जो है स्टडी करना, और क्या होगा उसके तापमान को मापन करना भी इसका उद्देश्य होगा। कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना। हाँ दोस्तों, तो इसका एक और काम रहेगा, जो कोरोनल होता है और कोरोनल रूप प्लाज्मा का निदान करना होगा, और इसमें जो तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी होगी इसको निकालना भी इसका एक कार्य, मुख्य कार्य होगा। सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। सूर्य के आसपास जो हवा रहती है उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना और गतिशीलता को जांचना भी इसका मुख्य उद्देश्य होगा।
तो अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि किन किन देशों ने ये जो सौर मिशन है पहले शुरू किया था और हमारा देश कितने नंबर पे आता है। तो दोस्तों भारत जो है अपना जो मिशन शुरू किया है वो 2023 में किया है। इससे पहले बहुत सारे देशों ने क्या बोलते हैं उसको, ये सौर मिशन इससे पहले बहुत सारे देशों ने किया था। तो जानते हैं दोस्तों, भारत हमारा इसरो है उसने 2023 में आदित्य L1 मिशन को शुरू किया। अमेरिका का नासा जो है 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक मिशन स्टार्ट किया था। जापान के जाक्सा ने 1981 में हिनोटोरी नामक एक सैटेलाइट भेज के एक ये मिशन शुरू किया था। यूरोप के ESA ने 1990 में यूलिसिस नाम के एक सैटेलाइट को भेज के ये अपना सौर मिशन को शुरू किया था। और चीन के CAS ने हाल ही में 2022 में ASOR नामक सैटेलाइट को भेज के अपना सौर मिशन की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदित्य L1 के 7 पेलोड्स होंगे। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जब जो चंद्रयान था उसमें टोटल 3 भाग थे उसके, लैंडर थे, उसका जो टॉप था और बहुत सारे चीज थे, ये रोवर था। तो उसी तरह आदित्य L1 में भी टोटल 7 पेलोड्स हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इनपुट पेलोड्स हैं। हाँ दोस्तों, 4 जो होंगे वो रिमोट सेंसिंग होंगे, जो रिमोट के थ्रू आप जो पृथ्वी से होंगे मतलब, और 3 इनपुट पेलोड्स होंगे जो ऑलरेडी जो उसको इंस्ट्रक्शन फीड किया हुआ है वही काम करेगा। बाकी जो लेकिन 4 होंगे वो रिमोट सेंसिंग होंगे। तो चलिए रिमोट सेंसिंग पेलोड्स के बारे में जानते हैं। जो पहला जो रिमोट सेंसिंग पेलोड है वो है VELC वेल्क, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। और इसका जो कार्य होगा वो होगा कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का। याद रखिएगा, जो वेल्क जो है जिसका नाम फुल फॉर्म है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, इसका जो काम होगा कोरोना का इमेजिंग और स्पेक्ट्रोकॉपी करना। दूसरा जो है दोस्तों रिमोट सेंसिंग पेलोड से वो है SUIT। इसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और इसका जो कार्य होगा प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग नैरो और ब्रॉडबैंड का। जो प्रकाश मंडल का अध्ययन, क्रोमोस्फेयर के इमेजिंग नैरो और ब्रॉडबैंड का जो होगा इसका अध्ययन करना काम होगा। और तीसरा ये जो पेलोड है दोस्तों वो है सोलेक्स का जो फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और इसका कार्य क्या होगा, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का काम। हाँ ठीक है दोस्तों, कोई चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो तीसरा क्या था, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सोलेक्स का जो फुल फॉर्म क्या है वो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथा रिमोट सेंसिंग पेलोड्स होगा वो है HAL-1OS का जो फुल फॉर्म होगा हाई एनर्जी L1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका जो क्या हेलियोस जो है इसका जो फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये टोटल मैंने बता दिया कि टोटल 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 जो है इनपुट पेलोड्स हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 3 इनपुट्स हैं उनका नाम है क्या है, एस्पेक्स पापा। तो एस्पेक्स का फुल फॉर्म जानते हैं, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। जो इनपुट पेलोड है उसका वो कौन है, 3 है टोटल, एस्पेक्स पापा और है एडवांस्ड ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। तो टोटल 3 इनपुट पेलोड्स हैं जिनका एक का नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है एस्पेक्स, और दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जिसका शॉर्ट फॉर्म है पापा, और एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। यह है इसका इनपुट पेलोड्स का तीसरा पेलोड्स है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा ने ही क्यों सैटेलाइट लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करता है सैटेलाइट लॉन्च करता है इसरो जो है श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करता है। इसका कोई तो रीजन होगा, भारत में बहुत सारे जगह है लेकिन श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इक्वेटर के करीबी यहाँ की खासियत है कि दोस्तों श्रीहरिकोटा है वो हमारा जो इक्वेटर है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा जो हमारे पृथ्वी को या जो हमारे ग्लोब है उसको जो बीच से 0 डिग्री जो क्या बोलते हैं अक्षांश है जो गुजरता है वहाँ से बहुत नज़दीक है हमारा जो ये है श्रीहरिकोटा है। इसके इक्वेटर से करीबी इसकी खासियत है, ज़्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी के परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। हमारा जितना भी सैटेलाइट है ज़्यादातर वो जो परिक्रमा करते हैं हमारे पृथ्वी के इक्वेटर के पास ही करते हैं। तो इक्वेटर का नज़दीकी जो है इसका खासियत है, पहला जो हमारा श्रीहरिकोटा है इसका खासियत क्या है, ये हमारे इक्वेटर से बहुत करीब है।
दूसरा, ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत की, तो इस ऐसे में जैसे जैसे कि जितना भी सैटेलाइट है वो हमारे इक्वेटर के ही इर्द गिर्द घूमता है, तो ऐसे में यहाँ से लॉन्च करना क्या होगा, इसमें क्या बोलते हैं, लागत में कमी आएगी और सक्सेस रेट भी यहाँ से ज़्यादा होता है इसलिए। तीसरा कारण है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिनके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो मतलब जब रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत सारे उसके अवशेष होते हैं जो गिरते हैं। तो जो श्रीहरिकोटा है वो समुद्र के नज़दीक है, तो उसका जितना भी ऐसा अनयूज चीज़ है जो रॉकेट लॉन्च होने के बाद गिरता है तो वो समुद्र में ही गिरेगा, इसीलिए ये इसके लिए भी उद्देश्य भी ये जो जगह है सही माना जाता है। चौथा और आखिरी जो कारण है वो है, इसके अलावा अगर मिशन में किसी तरह का खतरा होता है तो समुद्र की ओर मोड़ कर जनहानि से बचाया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है रॉकेट लॉन्च होने के बाद वो अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो कहीं मतलब एक घनी आबादी या बड़े शहर में ना गिर जाए जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या निवास कर रही हो, तो यहाँ पे जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए जो ये मिशन है श्रीहरिकोटा से करते हैं, ताकि अगर कुछ भी खतरा अगर ऐसा लगे कि मिशन अनसक्सेसफुल हो रहा हो, तो क्या हो सकता है कि समुद्र की ओर मोड़ के जनहानि से इसे, मतलब जो घनी आबादी में गिर के जो बहुत सारे जान माल का खतरा होगा, इससे बचा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बस यहीं तक था, मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। और ये ज़्यादा इसमें अगर लैंग्वेजियन पॉइंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा कि मैं समझ नहीं पाया, तो मैं एक छोटा सा वीडियो लैंग्वेजियन पॉइंट पे बना के आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो यहीं पर रैप अप करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।